वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 6 अगस्त 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। उसके पहले जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो पीडीएफ है पिछले मंथ के एमसीक्यूज का वो टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, तो आप उसे जाके एक्सेस कर सकते हैं। पिछली बार आप में से कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि चूंकि वो काफ़ी इस तरीके से था कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम इस बार सॉर्ट आउट कर दी गई है। उसे कलर्ड बनाया गया है और प्रॉपर अंडरलाइनिंग की गई है ताकि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है। तो आप उसे वहां से देख लीजिएगा, दैट विल हेल्प इन योर रिविजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में है। ये बॉडी न्यूज़ में रही है, न्यूज़ में क्यों रही है वो तो हम देख लेंगे, पहले इसके बारे में क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपके पास हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये एक स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इस बॉडी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वाटर और एयर क्वालिटी को मॉनिटर करें और मॉनिटरिंग का डेटा भी मेंटेन करें। जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये नेशन वाइड प्रोग्राम भी चलाते हैं एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए, जिसे कि नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। अगर आप सीपीसीबी के बारे में जानते हैं तो आप अपना जवाब सोच चुके होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये बॉडी अक्सर न्यूज में रहती है, तो इसके फंडामेंटल्स तो आपको पता होने चाहिए। यहां पर अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो जो सही जवाब है वो है सी, 2 and 3 ओनली। अभी पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज इसे 1974 के वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत बनाया गया था। यद्यपि इसके पास जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 है उसके तहत भी काम करने का अधिकार है, लेकिन इसे स्टैब्लिश इसके तहत नहीं किया गया था। इसे स्टैब्लिश किया गया था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974 के तहत। अब ये बात याद रखने वाली है क्योंकि थोड़ी सी कंट्रास्टिंग है। यहां पर अगर आप देखेंगे चूंकि सीपीसीबी ऐसा लग रहा है कि ये पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं, तो एयर में भी ऐसा कुछ गलत लग नहीं रहा है, लेकिन आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि पोल्यूशन तो हर प्रकार का हो सकता है और इन्हें वाटर पोल्यूशन के तहत जो एक्ट आया था उसमें ही बनाया गया था। न्यूज में इसलिए थी ये बॉडी बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि 2 स्मॉग टावर्स स्टैब्लिश किए जाएंगे दिल्ली में अप्रैल के मंथ तक पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर, जिसे आईआईटी बॉम्बे ने प्रपोज किया था, ताकि यह देखा जा सके कि क्या वास्तव में ये पोल्यूशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं अथवा नहीं। स्मोक टावर्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए इसे इंस्टॉल नहीं किया गया था तो इस पर कंसर्न रेज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सरकार ने अभी कहा है कि वो जो एमओयू है वो साइन करने वाले हैं और जल्दी ही इसे इंस्टॉल कर दिया जाएगा। स्मोक टावर्स के बारे में आपको बता दूं ये लार्ज स्केल एयर प्यूरिफायर होते हैं जो कि हवा को साफ करेंगे। मल्टीपल लेयर ऑफ एयर फिल्टर्स इसमें लगे होते हैं। ये 80% तक PM 2.5 और PM 10 जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको छान सकते हैं, रोक सकते हैं। और कार्बन नैनो फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है एक मेजर कंपोनेंट के रूप में एयर प्यूरिफाई करने के लिए। यहां पर सीपीसीबी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत काम करता है। ये टेक्निकल सर्विसेज या एडवाइस भी देता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, जो कि प्रोविजंस दिए गए हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 में, उसके तहत। बाकी ये कई सारे जो एक्ट हैं उनके तहत ये काम करता है, जैसे कि वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, इनके तहत इसके पास अधिकार हैं। ये कोऑर्डिनेट करता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ और उन्हें टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाता है। एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए और टेक्निकल विंग है MOEFC की। बाकी ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूटीज को और इंडस्ट्रीज के ऊपर, मतलब कैसे वाटर और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, इस बारे में। अगले प्रश्न में आपके सामने एक इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको अपना सही जवाब चूज करना है। देखिए ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि ये हम जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं वो एशिया का एक कैनिड है। कैनिड का मतलब मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि कैनिड का मतलब अगर मैं आपको बता दूंगा तो जवाब तुरंत ही निकल के आ जाएगा। अगर आप जानते होंगे तो आसानी से आप अपना जवाब भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। और इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं, अगर आप कैनिड नहीं भी जानते हैं तब भी, ये जो भी जीव है ये दिन में जागता है और शिकार जो करता है ग्रुप में करता है। ये हाईली सोशल एनिमल होता है, मतलब कई सारे क्लैंस में रहता है, ग्रुप में रहता है। रिजिड डोमिनेंस होता है इनका। इसे IUCN में इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, रेड लिस्ट में।
आप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बताइए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोंडाना रैट, माउंटेन वुल्फ, फॉरेस्ट ऑलेट या फिर टेरेपिन। बताइए क्या है सही जवाब। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए बात करते हैं। देखिए, अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आप आसानी से गेस कर सकते थे। अब यहां पर बात हो रही है कि ये हंट करता है, तो बहुत अनयूजुअल है कि कोंडाना रैट जो है वो हंट करे या फॉरेस्ट ऑलेट हंट करे। अब यहां पर आप आसानी से, अगर मुझे इसे आइडेंटिफाई करना होगा या किसी भी सामान्य व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना होगा, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि कोई भी वोल्फ होगा तो वो हंट करता है, तो आप इसे चूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कैनिड का मतलब पता है तो ये एक प्रकार का मैमल होता है जो कि डॉग की फैमिली से बिलोंग करता है, उसे ही कैनिड कहा जाता है। तो अगर आपको इसका मतलब पता है तब भी आप समझ जाएंगे कि हम माउंटेन वोल्फ की बात कर रहे हैं। तो बी आपका सही जवाब है। इंफॉर्मेशन क्लियरली इंडिकेट कर रही थी कि आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। एक स्टडी है जिसने पॉइंट आउट किया है कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहां पर काफी ज्यादा कंजर्वेशन अच्छा किया जा रहा है इंडेंजर्ड ढोल का। इसके ये जो ढोल है इसी के कई सारे नाम हैं, इन्हीं एशियाटिक वाइल्ड डॉग, इंडियन वाइल्ड डॉग, व्हिस्टलिंग डॉग, रेड डॉग या फिर माउंटेन वुल्फ कहा जाता है। ये कैनेड नेटिव के होते हैं, सेंट्रल, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो सब सही दी गई है। थ्रेट तो वही है, प्रे बेस खत्म हो रहा है, शिकार करने को कुछ मिलता नहीं है इनको। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो कि अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मई 1992 में स्टैब्लिश किया गया था अर्थ समिट के दौरान, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि अलायंस फोकस करता है 4 स्ट्रेटेजिक एरियाज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, एजुकेशन और इंगेजमेंट पे। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप अपना जवाब भी सोच सकते हैं। देखिए, इस प्रकार के स्टेटमेंट यूजुअली गलत नहीं होते हैं, ये तो सही है लेकिन ये गलत है। सही जवाब क्या निकलेगा? सही जवाब 2 ओनली निकलेगा। आपने अर्थ समिट के बारे में हो सकता है बहुत कुछ पढ़ा हो, इस दौरान आपने कभी ये तो नहीं पढ़ा होगा कि वहां पर कोई ऐसा अलायंस बना था जो कि प्लास्टिक वेस्ट को टैकल करता हो। तो आप इस आधार पर भी अपना आंसर जज कर सकते हैं। यह गलत इसलिए है क्योंकि इस अलायंस को 2019 में फाउंड किया गया है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। न्यूज में इसलिए था बिकॉज इन्होंने अभी ऐसा प्लान किया है कि ये 70 मिलियन से लेकर $100 मिलियन तक इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे अगले 5 सालों में प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने को लेकर। इन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया है, प्रोजेक्ट अविरल, ताकि गंगा रिवर में जो प्लास्टिक वेस्ट है उसे रोका जा सके। 50 मेंबर कंपनीज हैं इसमें। ये गवर्नमेंट, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फील्ड में जो एनजीओज वर्क कर रहे हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं। जो अगला प्रश्न है वो अगत्ती आइलैंड के बारे में है। मीडिया में देखा जा रहा है आजकल, ये एक कोरल अटॉल पे सिचुएटेड है जिसे अगत्ती अटॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये कहां पर है आपसे पूछा गया है? अंडमान एंड निकोबार में, गल्फ ऑफ मन्नार में, लक्षद्वीप में या फिर गल्फ ऑफ कच्छ में। बताइए कहां पर है ये अटॉल है, आप गेस करने का प्रयास करिए। चलिए सही जवाब मैं आपको बता देता हूं, ये आपको लक्षद्वीप में मिलेगा। तो सी आपका सही जवाब होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी एक इंटरिम स्टे दे दिया है। वहां पर कोकोनट के ट्रीज को काटा जा रहा था, एक बीच रोड बनाई जा रही थी, तो इसे अभी स्टे लगा दिया गया है इस पर। ये जो अटॉल है ये बहुत बड़ा नहीं है, ये आइलैंड बहुत बड़ा नहीं है। 7.6 किलोमीटर ये टोटल लंबा है, मतलब काफी छोटा है और लक्षद्वीप में आता है। जो अगला प्रश्न है वो येलो फीवर के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एंडेमिक है ट्रॉपिकल एरियाज में, अफ्रीका और सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में। इसे रोकने के लिए बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा ये है कि ये एक्यूट वायरल हेमोरेजिक डिसीज है जो कि हाउस फ्लाई या फिर फ्रूट फ्लाई की वजह से, जो हाउस फ्लाई या फ्रूट फ्लाई इन्फेक्टेड होते हैं उनसे ये ट्रांसमिट होता है। हेमोरेजिक डिसीज में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो बताइए क्या है सही जवाब? अपना जो आंसर है वो चूज करिए। अगर आपने अपना आंसर चूज कर लिया हो तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ये जो पहला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है। सही जवाब आपको 1 ओनली मिलेगा। दूसरा इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज येलो फीवर इन्फेक्टेड मॉस्किटोज की वजह से ट्रांसमिट होता है। WHO की रिसेंट स्टडी में यह बताया गया कि अभी जो शिफ्ट है इस येलो फीवर का, पहले ये जो ईस्ट अफ्रीका है, मतलब ये पहले इनिशियल वे में वेस्ट अफ्रीका में ज्यादा हुआ करता था, लेकिन ये अभी शिफ्ट हो रहा है सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका में। सिम्टम्स, फीवर, हेडेक, जॉन्डिस, जॉन्डिस होने की वजह से इसे येलो फीवर भी कहा जाता है। एंडेमिक है अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका का। प्रिवेंशन के लिए हमारे पास एक इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है। इसके लिए एक प्रोग्राम चल रहा है 2017 से 2026 के बीच में। येलो फीवर को ये जो एंडेमिक है इसे पूरी तरीके से समाप्त करना है। गावी, यूनिसेफ और WHO जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके लिए वर्क कर रहे हैं। जो अगला प्रश्न है वहां पर एक पर्सनैलिटी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज ने उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था और जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें फादर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा। उन्होंने श्री शिवाजी फंड कमेटी को स्टैब्लिश किया जिसकी मदद से शिव जयंती सेलिब्रेट की जाती थी।
उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को भी फाउंड किया 1880s में। इस इंफॉर्मेशन की मदद से आप बताइए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल या फिर विनायक दामोदर सावरकर। बताइए क्या है सही जवाब। काफी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अगर आपने हिस्ट्री में थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है तो आप आसानी से अपनी ये जो पर्सनालिटी हैं उनको चूज कर सकते हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। इन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जाना जाता है। न्यूज में इसलिए थे बिकॉज इनकी 100th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई हाल फिलहाल में। लाल बाल पाल ये टर्म काफी पॉपुलर है। लाल स्टैंड्स फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक एंड पाल फॉर बिपिन चंद्र पाल। इन्हें ट्रोइका कहा जाता है और इसमें जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्हें ही फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स पुकारा करते थे। जवाहरलाल नेहरू फादर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन और महात्मा गांधी इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये इनका बहुत ही पॉपुलर स्लोगन है। काफी ज्यादा क्लोज एसोसिएशन था इनका कांग्रेस लीडर्स के साथ। इन्होंने केसरी एक वीकली मैगजीन स्टार्ट की थी जो कि मराठी लैंग्वेज में थी और मराठा जो मैगजीन थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी। उन्होंने एक जो गणेश भगवान की पूजा होती थी हाउस होल्ड के द्वारा की जाती थी उसे उन्होंने सार्वजनिक गणेशोत्सव में बहुत ही हाइप करके क्रिएट किया जिससे लोग आपस में मिलजुल सकें और गैदरिंग हो सके। जो अगला प्रश्न है वो लेड के बारे में है। जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो कि स्मॉल अमाउंट में अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये सिल्वर कलर का होता है लेकिन जब इसे काटा जाता है तो ब्लू कलर का हो जाता है या ब्लू कलर आपको मिलेगा, और जब ये टार्निश होता है तो थोड़ा डल ग्रे कलर में आ जाता है जब ये एग्जैक्टली एयर के कांटेक्ट में आता है। जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि एक पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन होता है जो कि बच्चों के ब्रेन को इरिपेरेबल हार्म कॉज करता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है, कौन सा गलत है। लेड ये न्यूज में था और कुछ फंडामेंटल्स मतलब जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनसे आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। बताइए सही जवाब क्या है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए मैं बता देता हूं। यहां पर 3 के तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। न्यूज में इसलिए था बिकॉज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ ने और एक नॉन प्रॉफिट प्योर अर्थ और एक एंटिटी है उन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसका टाइटल है द टॉक्सिक ट्रुथ चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लेड पोल्यूशन। काफी कंसर्निंग बातें रेस की गई हैं। 3 में से एक बच्चा लेड पोल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाता है। 800 मिलियन बच्चे ग्लोबली इससे अफेक्ट हो रहे हैं जिससे कई तरीके की गंभीर बीमारियां होती हैं और उनका जो मेंटल लेवल है ब्रेन को ये काफी डैमेज करता है। बाकी लेड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन यहां पर दी गई है वो करेक्ट है। जो अगला प्रश्न है वो हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में है जो कि इंपॉर्टेंट डायमेंशन क्रिएट करता है डायनेमिक डेवलपमेंट को लेकर। ये इंडिया के साथ किसकी पार्टनरशिप के साथ तैयार हुआ है। श्रीलंका, सिशलीज, मालदीव्स और मॉरिशस आपके ऑप्शंस हैं। सही जवाब बताइए। अगर आपने पढ़ा होगा तो जवाब भी सोच ही लिया होगा। सही जवाब सी मालदीव्स है। इंडिया और मालदीव्स ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत इस प्रोग्राम के तहत नेबरहुड फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स स्टैब्लिश किए जाएंगे हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत। जो अगला प्रश्न है वो ईस्टर्न घाट के ऊपर है मैपिंग के पार्ट में। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये रिलेटिवली हायर है कंपैरिजन टू वेस्टर्न घाट। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है जो कि इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे पाए जाते हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए मैं बताता हूं। सही जवाब है बी, टू ओनली। पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत दिया गया है, केवल दूसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है। जो ईस्टर्न घाट हैं वो उतने ऊंचे नहीं है जितने कि वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस इसलिए है बिकॉज कई सारी रिवर्स इसे कट थ्रू करती हैं। उन रिवर्स में आप नाम ले सकते हैं। यहां पर गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी का मैप में आप देख सकते हैं। ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इसे कट कर रही हैं, इस वजह से काफी फ्रेगमेंटेड आपको दिखता है। ठीक है, इसकी हिल रेंजेस में आपको लाइमस्टोन, बॉक्साइट और आयरन ओर मिल जाएगा। ठीक है, जो अगला प्रश्न है यहां पर आपसे यह पूछा गया है कि ईस्टर्न घाट किन किन राज्यों में फैलता है, स्ट्रेच करता है। आपके पास पॉइंटर्स हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना। बताइए अगर आप ईस्टर्न घाट को इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप चूज कर सकते हैं अपना ऑप्शन। चलिए सही जवाब मैं आपको बताता हूं। सही जवाब में आप केरला को एलिमिनेट कर दीजिए बिकॉज केरला जो है वो वेस्ट पार्ट में पड़ता है इंडिया के और इस लिहाज से ये ईस्टर्न घाट को टच नहीं करेगा। तो केरला अगर 2 इसमें नहीं आता है तो 2 आप यहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं और यहां पर। सही जवाब बी है 1 3 4 5 6। यहां पर देखिए ये केरला की लोकेशन है और ये केरला को टच नहीं कर रहा है। तो कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं ओनली आईएएस पे, डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं video.onlyas.in पे जाके।
कल के मैपिंग के पार्ट में आपको वेस्टर्न घाट के बारे में तैयारी कर लेनी है, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैगजीन जो है पिछले महीने की वो रेडी है और टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, आप उसे लेकर इसका रिवीजन कर सकते हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।